हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारा क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर बच्चों 6 देश की जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, हम इसके बारे में बच्चों कल पढ़ रहे थे। चलो बच्चों आगे हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जैसे कल हमने आपको बताया था कि अंग्रेजी शिक्षा को किस तरीके से देखते थे, प्राच्यवाद की परंपरा क्या थी। चलिए बच्चों, ठीक है, चलो यहां से हम अपना शुरू करते हैं। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। जो प्राच्यवादी थे बच्चों, जो लोग प्राच्यवादी पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। बेटे ये किसका मत था? बेटे जेम्स मिल का मत था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। यानी उनका मानना था कि शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय, जो वो बोल रहे थे कौन? जेम्स मिल, कि भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाना जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह से वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की हैं। यानी उनको ये पढ़ाओ कि आपने वैज्ञानिक और तकनीकी जो सफलताएं हमारे पश्चिमी क्षेत्र वालों ने करी हैं, कि आप भी उस तरीके से उनको पढ़ो और अपनी सफलताएं वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में वो भी इस चीज के बारे में जाने। बच्चों 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। तीखा मतलब बेटे उन्हें और गुस्सा ज्यादा आने लगा था। विरोध में मतलब उनको और ज्यादा उस चीज से होने लगे थे। जैसे थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। इनमें कौन थे? बेबिंगटन मैकाले इनमें सबसे प्रभावशाली और विचारक थे। ठीक है बच्चे, आलोचक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे। वे क्या मानते थे? कि भारत में असभ्य है, ठीक है, जिससे सभ्यता का पाठ पढ़ना जरूरी था, या उनको जो था सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था बेटो। तो मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। यानी जो भी हमारी पूर्वी ज्ञान था वो इंग्लैंड के समकक्ष नहीं था। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत है, एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। जो हमारा यूरोपीय का जो पुस्तकालय है का एक खाना भारत और अरब के जितने भी समूचे देश के साहित्य के बराबर है। ठीक है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए बेटे, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है बच्चों। चलो बच्चों, ये कौन थे बच्चों? मैकाले। और उनका ये अध्ययन का कक्ष है जहां वो मैकाले साहब पढ़ते थे। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। यानी उन्होंने जो भारतीय थे, जो पूर्वी भारतीय थे, उनको अंग्रेजी भाषा सिखाने पर जोर दिया बच्चों। ठीक है। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीय दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। उनका मानना था कि जो दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियां हैं उनको पढ़ने का इन्हें मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान
और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। जो हमारा पश्चिमी क्षेत्रों में क्या हुआ था बच्चों, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्रों का विकास से अवगत हो पाएंगे जब उनको क्या होगा कि अंग्रेजी का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है बच्चों। ठीक है, क्या हो सकता है, अंग्रेजी पढ़ाने से लोगों को उनकी रुचियां, मूल्य और संस्कृति को बदलने का एक ये रास्ता हो सकता है। ठीक है, मैकाले के मिनट्स विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया बच्चों। क्या हुआ, इन्होंने एक अधिनियम पारित किया गया। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। यानी उनका जो यह फैसला था कि जब अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता के जो मदरसे उन्होंने खोले थे और बनारस जो संस्कृत कॉलेज था, इसमें प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संसाधनों को आपने अपना शरण का शिकार होते जा रहे हैं। ये क्या थे, जो ये इन संस्थानों को अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे थे। अंधकार में मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। यानी जब ये अधिनियम आया उसके बाद स्कूलों के लिए भी क्या हुआ, अंग्रेजी भाषा में पुस्तकें क्या थी बच्चों, छपने लगी थी। ठीक है, चलिए बेटे, यह है स्रोत 1, ज्ञानियों की भाषा। बेटे, अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा, जो ज्ञानियों की भाषा थी उसमें अंग्रेजों ने अंग्रेजी पढ़ाई की जरूरतों पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा। क्या कहा बच्चे, हम उसको चलिए पढ़ते हैं। सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आमतौर पर बोले जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियां होती हैं और न ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी हैं। उन्होंने क्या बोला कि बेटे, आमतौर पर बोले जाने वाली जो बोलियां हैं उनमें ना ही साहित्यिक जानकारी है और न ही वे वैज्ञानिक हैं, और इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी हैं। उन्होंने ये चीज उसको बेटे बताया बोलियों के बारे में। ठीक, कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। यानी जो और मूल्यवान कृति थी उनमें इनका अनुवाद नहीं किया जा सकता। ये किसका मत था बच्चों हमारा, ये किसका बन था बेटे, मैकाले का बन था। ठीक है, ये उनके क्या थे बच्चों, सोच थी, या उनका एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनके वक्तव्य था। एक बार बच्चों आप इसका पढ़िए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्यवसाय के लिए शिक्षा, यानी जो हम व्यवसाय करते थे उसके लिए शिक्षा का क्या महत्व था या क्यों जरूरत थी, उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। जो बेटे लंदन में एक स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को एक शिक्षा के विषय में क्या भेजा बेटा, नोट भेजा, यानी कोई एक लेटर भेजा। ठीक है, कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया। इस संदेश को वुड का नीति पत्र या जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कंपनी के जो नियंत्रक थे के मंडल के जो अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड के नाम पर क्या किया गया बच्चों, जारी किया गया, और इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच के नाम से बेटे जाना जाता है। ठीक है, इस दस्तावेज में भारत
में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया। ठीक है, क्या हुआ, इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपने में से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। यानी कि हम जब ये यूरोपीय शिक्षा को अपनाएंगे तो हमें कितने व्यापारिक जो लाभ है वो बच्चों प्राप्त होंगे, इसके बारे में भी बताया गया। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। जो बेटे एक दस्तावेज आया था, इसमें क्या बताया गया था कि व्यवहारिक जो लाभ है आर्थिक क्षेत्र में, उसके बारे में भी इसके जिक्र किया गया था। इसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यानी जो उसका आर्थिक और वो था विकास के संसाधनों को समझने में क्या मिलेगी बेटे, मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया हो तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। यानी उनके जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियां और आकांक्षाओं में भी क्या होगा बेटे, बदलाव आएगा। ठीक है, और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी। जो ब्रिटिश वस्तु है बेटे, उनकी मांग जो है वो पैदा होगी, हमें फिर उनकी आवश्यकता होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो बच्चों, वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। कि यूरोपीय जो शिक्षा है उससे भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। उत्थान का मतलब है बेटे, उसमें बदलाव आएंगे, उसमें अच्छी चीजें होंगी। इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। यानी क्या होंगे बेटे, इससे सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। ठीक है, और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारी की कमी नहीं होगी। यानी भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक जो पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा हुआ था, जो दस्तावेज के मुताबिक यानी उसके अनुसार जो पूर्व का साहित्य था न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता था और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता था बच्चों। ठीक है, तो बच्चों स्रोत 2 है यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। जो बेटा यूरोप का ज्ञान था उसके पक्ष में एक तर्क है 1854 के जो वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। यानी उस जो निर्णायक उन्होंने जो पत्र भेजा था बच्चों, उसमें क्या था कि कलाएं, सेवाएं, साहित्य और यूरोपीय ज्ञान का प्रचार करना था। उसका एक ये भी बच्चों क्या था, एक पक्ष था। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर
सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। ठीक है, सरकारी शिक्षा विभागों का क्या करा बच्चे, उन्होंने गठन किया। शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालयों की शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई या की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए थे। यानी जब हमारा बेटे 1857 में मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय क्या हुआ था बच्चों, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। ठीक है, 19वीं सदी में बंबई विश्वविद्यालय। ठीक है, अब नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी में भारत में सैकड़ों ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में, जो व्यवहारिक शिक्षा थी बच्चों के पक्ष में दिया जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। ठीक है, प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। यानी जो ईसाई लोग थे, उन्होंने अपनी शिक्षा को बढ़ाने का यहाँ भी बेटे एक प्रयास किया कि हमें भी नैतिक शिक्षा की मांग उन्होंने की। ठीक है, 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। यानी 1813 तक कंपनी क्या थी बेटे, प्रचारक जो प्रचार करने आते थे उनकी गतिविधियों के क्या थे बेटे, विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से, जो प्रचारक हैं उनकी जो गतिविधियां होंगी की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा हो जाएगा। ठीक है, और लोग भारत में अंग्रेजी की उपस्थिति को शक की नजर से देखने लगेंगे, और भारत के जो लोग हैं अंग्रेजी की उपस्थिति को शक की नजर से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारक, जो बेटे हमारे ब्रिटिश नियंत्रण के वाले भूभाग में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः से रामपुर में अपना मिशन खोला। ठीक है, कहां खोला उन्होंने बेटे, से रामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका, जो ये इलाका है, जो ये क्षेत्र है, ये बेटे किसके, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। ठीक है, इस पे किसका कब्जा था, यानी इस क्षेत्र पे किसका, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था या उसका कब्जा था, ना कि अंग्रेजी का। यानी हमारा ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उनका कब्जा इस पर क्षेत्र पर नहीं था। 1800 में एक छापा खाना लगाया गया। यानी 1800 में क्या हुआ बेटे, छापा खाना लगाया गया और 1818 में कॉलेज खोला गया। छापा खाना मतलब बेटे एक प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई और 1818 में क्या हुआ बेटे, कॉलेज जो था वो खोला उन्होंने। ठीक है, उन्नीसवीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए। जो बेटे 19वीं सदी थी के दौरान पूरे भारत में क्या हुए, प्रचारक स्कूल खोले गए। परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। यानी जो ब्रिटिश सरकार थी, जो प्रचारक लोग अपनी शिक्षा का प्रत्यक्ष सहायता थी, उन्होंने क्या करा, उसमें आनाकानी करने लगे। यानी जो ब्रिटिश सरकार थी प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने से आनाकानी करने लगी, मना करने लगी कि हम इस शिक्षा को क्या है कि हम इसके सहायता नहीं दे सकते। ठीक है, सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाज, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं
और धार्मिक विचारों से किसी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। यानी जो अंग्रेजी सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उनको यह लगता था कि जो ये प्रचारक शिक्षा है क्या कर सकती है, जो स्थानीय रीति रिवाज है, जो उनके व्यवहार है, जो मूल्य मान्यताएं हैं और धार्मिक विचारों से किसी तरह की छेड़छाड़, या अगर उनके धार्मिक जो विचार है उनसे किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है बच्चों। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि उससे देसी लोग भड़क सकते हैं, जिससे कि अंग्रेजी सरकार को इस चीज से काफी नुकसान भी हो सकता था और चीजें देखने को मिल सकती थी। ठीक है, आप ये बच्चों चित्र में देख सकते हैं कि स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक, जो कोई ये स्कॉटलैंड था, उसके ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने सेरा रामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। ये कौन थे बच्चों? एक स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक थे। ठीक है, ये क्या था बच्चों? कलकत्ता। कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरा रामपुर कॉलेज था बच्चों। ये कहां था बच्चे? कलकत्ता में, हुगली नदी के पास। आई होप बच्चों आपको ये क्लास समझ आई होगी। आज आपका क्लास बच्चे यहीं पर समाप्त होती है। आगे की क्लास हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।